नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मिशन डिफेंस में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की कर रहे हो या समूह गाँव की कर रहे हो, और साथ साथ में उनके लिए भी जो डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो डिफेंस के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि इस बार भी आने की जिनकी संभावना है। ये टोटल 500 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, जिसमें आपका लगभग साइंस से जो है वो जो इस बार पूछा जा सकता है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा आपका। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो इनको एक बार अच्छी तरह से देखिए। अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे थे। आपको पहले ही गेस करना मेरे आंसर बताने से पहले कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, अभिकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण, सामूहिक संरक्षण या बर्नौली। तो वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वो करता है अभिकेंद्रीकरण पर। किस पर कार्य करता है? अभिकेंद्रीकरण, या इसको अगर हम लोग बोले तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्या होता है? ये जो बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कहाँ से लगता है? केंद्र से बाहर की ओर लगता है। और एक और बल होता है इसी से मिलता जुलता ये पर, लेकिन इसका अपोजिट, जो कि केंद्र की ओर लगता है, और इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीकरण। जब आप मोड़ पर कहीं पे बाइक से जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो आपकी बाइक होती है, जो आपकी मोटरसाइकिल होती है, वो थोड़ा सा झुक जाती है केंद्रीय ओर। तो वो कौन से फोर्स के कारण झुकती है? वो अभिकेंद्रीकरण के कारण। और जो वॉशिंग मशीन का कार्य होता है, या आप लोग पता होगा जो बटर बनाते हैं, जो मक्खन निकालते हैं दही से, तो वो किसके कारण निकलता है? वो अपकेंद्रीकरण के कारण निकलता है। और वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ल एंडरसन। और जो बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसको याद करने का तरीका है एक फॉर्मूला, ईट पर नाच। क्या है? ईट पर नाच। अब ईट पर नाच से क्या बना आपका? ईट पर नाच यानी कि ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टॉ फॉर थॉमसन, यानी कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, चौ फॉर चैडविक, ना फॉर न्यूट्रॉन, और पो फॉर प्रोटॉन, और रॉ फॉर रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। तो ये बहुत इजी से था। और पॉजिट्रॉन भी आप याद कर लीजिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज की थी कार्ल एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल चींटियों में, मधुमक्खियों में, बिच्छू आदि के जो डंक होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, जब भी लाल चींटियां, मधुमक्खी ये हमें काटती है तो हमें बहुत अधिक दर्द होता है। ये एक एसिड यानी कि एक अम्ल के कारण होता है। हमें पता है जो अम्ल होते हैं वो हमारे आसपास किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, चाहे वो खाने के पदार्थों में ले लीजिए, या किसी कीट पतंगी के डंक में और चीज़ों में भी ले सकते हैं। तो ये जो अम्ल है लाल चींटियों में, ये कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका है। लाल चींटियों में, मधुमक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये अम्ल पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, जिनके डंक में होता है, जिसकी वजह से उनकी काटने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, मधुमक्खियों की काटने की वजह से। तो और बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है वो हमें मिलता है सिरके में। किस में मिलता है? सिरके में एसिटिक अम्ल मिलता है। इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। और जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो मिलता है हमारे टमाटर में। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो आपको पता है हमारे अमाशय में होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर हम बात करें, हमारे अमाशय में होता है, और ये हमारे खाने के पचाने में और खाने को सड़ने से भी बचाता है। तो ये इसमें हमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइलिन, जो कि हमारा लार में पाया जाता है। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? हमारा अमाशय में पाया जाता है। और ये प्रोटीन का जो है वो पाचन करने का काम करता है। अगला है यहाँ पे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारा पाया जाता है, ये छोटी आंत में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। इसका भी काम प्रोटीन का पाचन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है आखिर वो क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं एड्रेनलिन को। किसको बोलते हैं? एड्रेनलिन को जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है, एड्रेनलिन को। तो ये कौन सी ग्रंथि से हमारे निकलता है, ये पूछा जा रहा है। थायराइड से नहीं, एड्रेनलिन से। ये किससे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, जिसको अगर हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। बाकी 2 ऑप्शन है, अग्नाशय और पीयूष ग्रंथि। अग्नाशय से निकलता है हमारा इंसुलिन, जो कि शुगर को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। और पीयूष ग्रंथि यानी कि सबसे मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, जो मुख्य ग्रंथि होती है हमारे बॉडी की, जो हमारी माइंड में होती है, जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है वो मटर के दाने के आकार की होती है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी ग्रंथि मटर के दाने के आकार के बराबर होती है। और इससे निकलता है वृद्धि हार्मोन। क्या निकलता है? सबसे मेन जो हार्मोन है वो वृद्धि हार्मोन निकलता है इससे, पीयूष ग्रंथि से। थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है। क्या निकलता है? थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ऑस्ट्रोमेलिशिया नामक रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपको पता है हमारे शरीर में हर तरीके के न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबकी जरूरत होती है, अपने अपनी एक भूमिका होती है। तो ऑस्ट्रोमेलिशिया नामक एक रोग हो जाता है एक विटामिन की कमी के कारण। हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी, तो हमें इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी, जिसकी कमी के कारण क्या होता है, हमें ऑस्ट्रोमेलिशिया रोग होता है। अभी ऑस्ट्रोमेलिशिया रोग क्या है? ये हड्डी का इन्फेक्शन होता है, एक तरीके से हड्डी संक्रमित हो जाती है और जिसकी वजह से पूरी हड्डी खराब हो जाती है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे इन्फेक्शन की वजह से पूरी हड्डी खराब हो गई, तो ये ऑस्ट्रोमेलिशिया नामक रोग होता है। और ये कमी की किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो हड्डियों से रिलेटेड जो भी रोग होगा उसको आप सीधे सीधे विटामिन डी पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। आंखों से रिलेटेड जो भी रोग हो जाते हैं, आंखों की कमजोरी, ये सब विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी, यानी कि हमारे मसूड़ों में प्रॉब्लम आने लग जाती है स्कर्वी। और विटामिन बी की कमी के कारण होता है बेरी। क्या होता है? बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? देखिए अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक अम्ल जैसे CH3COOH जिसमें कार्बन पाया जाता है, और एक होता है अकार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे HCl। क्या हो गया? HCl, ये अकार्बनिक अम्ल है। तो ऐसे अम्लों के साथ जब किसी धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पे हमसे पूछे जा रहा है। तो देख लेते हैं, जब HCl जो है जब किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा? एक क्या बनता है? एक तो हमारा बनता है लवण और एक बनता है हमारा हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी अकार्बनिक अम्ल होगा जब वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, किसी भी धातु के साथ, तो वहां पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप धातु अकार्बनिक अम्ल ले लीजिए या कोई भी क्षार ले लीजिए, तो क्षार के साथ भी जब धातु अभिक्रिया करता है तब भी हाइड्रोजन गैस का ही विमोचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको पता होगा जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होते हैं, नाभिकीय प्रयोग होते हैं, तो वहाँ पे अगर आसपास के जगहों पे लोगों में एक अलग अलग तरीके के विकार आने लग जाते हैं। आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी में जहाँ पे 2 बम फटे तो अभी भी लोग वहाँ पे जो है शरीर में विकार होता है उनके, जो भी वहाँ पैदा होता है। तो उसी तरह से नाभिकीय विकिरण के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। दिमाग, हृदय, अस्थिमज्जा या फेफड़े? तो इसका जो राइट आंसर है अस्थिमज्जा, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। जो हड्डी के अंदर का जो ये पदार्थ है ये हमारा क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस के किस भाग को, शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जो हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है उसकी वजह से हमारा यकृत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा गैस हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है? क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका जो राइट आंसर है वो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। जब आप इसको सूंघने लगते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को तो क्या होती है? आपको ऑटोमेटिकली हंसी आने आप हंसना ना भी चाह रहे हो तब भी आपको हंसी आने लग जाती है। तो इसी को हास्य गैस या लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से LPG गैस में कौन सी गैस मिलाई जाती है या कौन सी गैस मिलती है? अब देखिए LPG जो हमारे घरों में यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो क्या होती है? वो रंगहीन गैस होती है और गंधहीन भी होती है, यानी कि उसमें कोई भी गंध नहीं होती है, उसकी कोई भी सुगंध नहीं आती है। तो क्या होता है यहाँ पे, जब भी अगर बाई चांस कभी वो लीक कर गया, कहीं से सिलेंडर हमारा लीक करेगा तो क्या होगा? हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो अभी गंधहीन गैस है। तो जब हमें पता नहीं चलेगा तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है वहाँ पे। अगर आग कहीं से पकड़ ले तो वहाँ पे विस्फोट हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे? इसके लिए एक गैस उसमें मिलानी जरूरी है जिसमें से गंध आती हो, जिसकी वजह से बहुत तीखी गंध आती हो और जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि कुछ ना कुछ लीक हो रहा हो और यहाँ पे आग जलाना नहीं है और हम दुर्घटना को बचा सके। तो इसमें मिलाई जाती है एथिल मरकैप्टन। कौन सी गैस मिलाई जाती है? एथिल मरकैप्टन, जिसकी वजह से हमारे वो LPG की जो गंध आती है वो एथिल मरकैप्टन की गंध होती है, ना कि LPG, क्योंकि वो उसमें मिली होती है सुरक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में जल का नियंत्रण जो है, या इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, शरीर के किस अंग से होता है? यानी कि जल का जितना भी कंट्रोल होता है हमारे बॉडी में, या आप बोल सकते हैं हमारे बॉडी का जो जल विभाग होता है वो कौन से अंग के पास होता है पूरा, और इस क्रिया को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये शरीर के किस अंग के कारण होता है? तो ये होता है वृक्क के कारण। वृक्क का मतलब होता है किडनी, जिसको हम लोग गुर्दा भी बोलते हैं। ये बॉडी में पूरी तरह से पानी को ब्लड से छानना, ब्लड से गंदगी को छानना, ये सारा काम जो होता है वो वृक्क का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किस रोग के मरीज को सैकरीन का प्रयोग किया करते हैं, या किस रोग के मरीज जो है वो सैकरीन का प्रयोग करते हैं। अब सैकरीन क्या है, ये एक कृत्रिम चीनी है जो कि बनाई जाती है मधुमेह रोग के जो मरीज होते हैं उनके लिए बनाई जाती है, ताकि वो भी क्या कर सकते हैं, मीठे, क्योंकि उनको मीठा खाना मना होता है पर लेकिन वो सैकरीन का प्रयोग करते हैं। उनको चीनी खाना मना हो सकता है पर वो सैकरीन का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि वो अपनी मिठास स्वाद भी अपना बरकरार रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घड़ी में चाबी भरने का उद्देश्य जो है वो कौन सी प्रकार की ऊर्जा को संचित करना होता है। पहले कुछ टाइप की घड़ियां आती थी जिसमें जो ये होता था, इससे अगर इसको लगातार घुमाएं तो ये क्या होती थी, चाबियां भरते थे। इसमें हम क्या भरते थे, चाबी भरते थे। तो चाबी भरते जब जाते थे तो इसी की जो ऊर्जा होती थी उसी की वजह से घड़ी अपना काम करती थी बहुत दिनों तक। तो ये इसमें हम कौन सी ऊर्जा भरते थे, स्थितिज ऊर्जा। इसका एक बेसिक सा उदाहरण है, आपके खिलौने होंगे बहुत सारे, आपने देखे होंगे, और खिलौने में एक साइड में एक चाबी होती है जिसको हम उसको बहुत देर तक घुमाते हैं और घुमाने के बाद जब उसको नीचे रख देते हैं तो खिलौना आगे की ओर बढ़ने लग जाता है, वो घूम के या नाचने लग जाता है, डांस करने लग जाता है, या कुछ भी कर सकता है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा हम लोग भरते हैं, स्थितिज ऊर्जा भरते हैं, जो कि बाद में अपने एक टाइम पे कंजर्व रहती है, और जैसे हम उस चाबी को छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपना काम करने लग जाता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लग जाती है। तो घड़ी में जो चाबी भरने का जो उद्देश्य होता है, स्थितिज ऊर्जा को क्या होता है, संचित करने होता है, स्टैटिक एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिर के उद्योग में कौन सा जीवाणु का प्रयोग होता है। देखिए, सिर अलग अलग जीवाणु, हमें पता है हमारे जो कुछ जीवाणु होते हैं कुछ तो हानिकारक हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकता है हमारे लिए लाभदायक। तो जो सिर का उद्योग में जो जीवाणु होता है वो कौन से जीवाणु का हमारा प्रयोग होता है, तो ये होता है एसिटोबैक्टर एसिटी, यानी कि इसी की वजह से सिरका बनाया जाता है, एसिटोबैक्टर एसिटी की वजह से। अब राइजोबियम की बात करते हैं तो राइजोबियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रकृति में। तो हमारे जो पेड़ होते हैं उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन ले नहीं सकते हैं। तो पर लेकिन राइजोबियम क्या होता है, हमारे मिट्टी में मौजूद होता है, और मिट्टी में क्या करता है, वो जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसको लेकर के क्या करता है, उसको नाइट्रेट में बदल देता है, और जिसकी वजह से जो पेड़ों की जड़ है उस नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं तो आपको पता है दूध से जो दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कितनी संख्या होती है, 7, 22, 9 या 10। तो इसका राइट आंसर है 22 खोपड़ियाँ, 22 हड्डियाँ होती हैं। तो ये मानव खोपड़ी में। देखिए, मानव खोपड़ी का पूरा मैं स्ट्रक्चर का यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ऊपर की ये जो कुछ हड्डियाँ हैं ऊपर की, ये चपटी जो हड्डियाँ होती हैं, ये टोटल मिला के 8 होती है। ये टोटल मिला के कितनी होती है, 8। और ये हड्डियों का काम होता है दिमाग का रक्षा करना। किसका, दिमाग की रक्षा करना, या हमारे ब्रेन को सुरक्षित करना, दिमाग को सुरक्षित करना। अब बाकी बची हुई जो ये सामने की हड्डियां ये होती हैं 14। ये कितने होती है, 14, और ये हमारे फेस पे होती हैं, हमारे चेहरे पे होती हैं। तो टोटल 14 और 8 कितनी हड्डियां होगी हमारी, 22। तो इसका राइट आंसर है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थियों और कंकाल का अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, आपको पता है हर चीज के अध्ययन को अलग अलग नाम दिया गया है साइंस में। तो अस्थियों यानी हड्डियों और कंकाल का जो भी अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। एनाटॉमी की बात करते हैं तो शरीर की जो बनावट होती है, शरीर जो का जो विज्ञान होता है, शरीर विज्ञान को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, हमारा जो छोटे छोटे जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिका का जो अध्ययन होता है इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हमारे शरीर का विकास किस तरीके से हुआ। सबसे पहले शरीर आपको पता होगा बंदर अगर बोला जाता है तो शरीर सबसे पहले बंदर की तरह था, फिर धीरे धीरे इंसान का विकास हुआ। तो ये वाला सारा का सारा अध्ययन है इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉकरोच किस वर्ग का जीव है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या सरीसृप। देखिए, हमें पता है जंतु विज्ञान में या पादप विज्ञान में अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, संघ होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग जीवों को रखा जाता है। तो इसी तरीके से जंतु विज्ञान का एक वर्ग होता है जिसको बोलते हैं ऑर्थोपोडा, और ये जंतु विज्ञान का सबसे बड़ा संघ होता है, सबसे बड़ा वर्ग होता है। इससे बड़ा नहीं होता, इसमें सबसे ज्यादा जीव आते हैं, बहुत सारे जीव आते हैं, और इसको बोलते हैं ऑर्थोपोडा। क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा। इसी के अंदर कॉकरोच को रखा जाता है। और जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं उनको आप आंख बंद करके किसके अंदर लगाइए, ऑर्थोपोडा। अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी किसके अंदर आती है तो वो भी आप क्या बोलेंगे, ऑर्थोपोडा के अंदर बोलेंगे। मच्छर किसके अंदर आता है तो वो भी आप ऑर्थोपोडा बोलेंगे। मक्खी किसके अंदर आते हैं वो भी ऑर्थोपोडा। स्पाइडर किसके अंदर आता है वो भी ऑर्थोपोडा। ये सारे ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। एनिलिडा जैसे केंचुए वगैरह ये सारे किसके अंदर आते हैं, एनिलिडा के अंदर आते हैं। मोलस्का के अंदर क्या आते हैं, मोलस्का के अंदर आते हैं आपके जिसके बाहर पे कवच होता है। कवच का मतलब जैसे आपने देखा होगा स्नेल देखा होगा, और जो शीप होती है, शीप देखी होगी, जिनके बाहर से कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये होता है मोलस्का। और जो क्या होता है हमारा सरीसृप, सरीसृप क्या होता है जिसके अंदर सांप होता है, मगरमच्छ होता है, ये सारी चीजें जो आती हैं वो किसके अंदर आते हैं, सरीसृप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या व्यतिकरण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये प्रकाशिक तंतु क्या होता है? जब आप पता है आप इंटरनेट चला पा रहे हैं तो आप एक ही चीज की वजह से जब आपके पास जो सूचना आ रही है वो यहाँ से नहीं आ रही, बहुत दूर दूर से सूचना आपके पास भेजी जाती है। तो ये सूचना तारों की मदद से नहीं बल्कि एक प्रकाशिक तंतु, ये भी एक वायर होता है, पर लेकिन ये किसकी वजह से भेजी जाती है? हमारे लाइट की वजह से भेजी जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होती है, सबसे तेज किसकी होती है? लाइट की स्पीड होती है। तो लाइट की वजह से ये सूचनाएं भेजी जाती है। अब ये सूचनाएं लाइट की वजह से भेजी जाती है तो आपको पता है लाइट क्या करती है? सीधी लाइट में ट्रेवल करती है, वो टेढ़ी लाइन में ट्रेवल नहीं कर सकती। पर क्या सीधा सीधा तार हर जगह पे सीधा सीधा तार खींचना पॉसिबल है? नहीं, नहीं हो सकता। पर लेकिन ये जो प्रकाशिक तंतु होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो ये क्या होता है? प्रकाश को टेढ़ी मेढ़ी, मतलब अगर आप कितना भी इसको मोड़ दें तब भी इस प्रकाश को ट्रेवल कराएगा। अब कैसे कराता है? क्योंकि आपको तो पता है प्रकाश सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, तो इसके लिए क्या होता है? अंदर से ये रिफ्लेक्टर यानी कि परावर्तक पृष्ठ लगे होते हैं। जब लाइट यहाँ पे पड़ता है तो ये क्या करेगा? यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से ये प्रकाशिक तंतु क्या प्रकाश क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम इंटरनेट को चला पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेबीज का अन्य नाम क्या होता है? आंत्र ज्वर, हाइड्रोफोबिया, हेपेटाइटिस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोफोबिया। यानी कि हमें पानी अगर हमारे बॉडी में पड़ता है तो हमें अलग तरीके से कंपन होने लग जाती है और हमें घबराहट होने लगती है। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया भी इसको बोलते हैं। और ये रेबीज किसकी वजह से? रेबीज का अन्य नाम भी है आंत्रजोत यानी कि टाइफाइड, इसको बोलते हैं टाइफाइड। क्या बोलते हैं इसको? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम की वजह से होता है, या कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? टाइलिन, पेप्सिन, एमिलेज या लाइपेज? तो इसका राइट आंसर है पेप्सिन। ये हमारे अमाशय में होता है और इस पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। और जैसे ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये पेप्सिन बनता है और प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडे का बाहरी खोल जो होता है वो मुख्यतः किस पदार्थ का बना रहता है? अंडे का बाहरी खोल जिसको आप फोड़ के फेंक देते हैं तो वो किस पदार्थ का बना होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसका फुल फॉर्म होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रेटिना पर, रेटिना से पहले, रेटिना के बाद, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा इस इमेज को देख लेते हैं। जब भी निकट दृष्टि दोष यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है? जो हमारी लाइट होती है वो रेटिना पर बनना चाहिए था। कहाँ पर बनना चाहिए था? रेटिना पर कोई भी इमेज बनना चाहिए था, पर लेकिन वो रेटिना पर न बन करके क्या बनता है? रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना से कहाँ बन जाता है? पहले बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें कोई भी चीज क्या होती है? स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसके लिए हम लगाते हैं कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। और अवतल लेंस लगाने की वजह से जो हमारा इमेज है वो डायरेक्ट कहाँ पे बनता है? हमारा रेटिना पर बनता है और हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और दूरदृष्टि दोष जिसमें क्या होती है? हमारी दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है पर नजदीक की नहीं दिखाई देती है। उसमें रेटिना के बाद बनता है कोई भी इमेज। कहाँ बनता है? रेटिना के बाद बनता है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि निकट दृष्टि दोष में जो इमेज होता है वो कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है रेटिना से पहले बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में मुख्यतया कौन सी धातु उपस्थित होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या आयरन? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल आप जानते हैं क्लोरोफिल क्या होता है? जो पत्तियों में पाया जाता है और जिसकी वजह से पत्तियां क्या करते हैं? अपना भोजन बनाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये होती है मैग्नीशियम। तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जो कि आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो। आप इसको इस सीरीज को पूरा देख सकते हैं, इसमें बहुत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।